नमस्कार, सुप्रभात। सुबह के 7 बजने को है। 7 की बड़ी बात लेकर मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। दिल्ली बॉर्डर पर आज किसानों के आंदोलन का 54वां दिन है। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर किसान संगठन अड़े हुए हैं। अब तक 10 दौर की बातचीत हो चुकी है। कल सरकार के साथ किसानों की फिर बैठक होगी। किसान 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। ट्रैक्टर परेड पर रोक लगाने की मांग को लेकर दिल्ली पुलिस की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई भी करेगा। सुबह 11:15 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। एक किसान संगठन ने रामलीला मैदान में आंदोलन की इजाजत मांगी। किसान संगठनों ने कल शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी है। किसान संगठनों की ओर से कहा गया है कि गणतंत्र दिवस समारोह में कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। किसानों का ये भी आरोप है कि आंदोलन में शामिल किसानों के खिलाफ एनआईए केस दर्ज कर रही है। किसान आंदोलन का 54वां दिन है। किसान अपने आंदोलन को लगातार तेज करते जा रहे हैं। इस बीच अपनी उपस्थिति और मौजूदगी दर्ज कराने के लिए पहले से ही कई कार्यक्रम किसानों की तरफ से तय हैं। संगठन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि अनुमति मांगी गई है दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रदर्शन की। दूसरी अनुमति सुप्रीम कोर्ट में जिसमें सुनवाई होनी है। इस बात को लेकर कि ट्रैक्टर परेड निकाली जाए, इसे लेकर किसान संगठनों की मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। दिल्ली सरकार की अर्जी पर सुनवाई होगी। दिल्ली पुलिस की, माफ कीजिएगा, दिल्ली पुलिस की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। 11:15 बजे का ये वक्त तय किया गया है। किसान संगठन ने रामलीला मैदान में आंदोलन की इजाजत मांगी है। कल शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी गई। साथ ही ये आश्वस्त भी कर रहे हैं कि गणतंत्र दिवस समारोह में कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। 26 जनवरी को किसान गणतंत्र परेड का आयोजन दिल्ली के भीतर किया जाएगा। यह परेड पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहेगी। ये हमने पिछली बार भी कहा था, शांति इस आंदोलन का सबसे बड़ा हथियार है। जैसा मैंने पिछली बार भी शायद कहा था, इस तिरंगे की आन बान शान को हम 1 इंच भी कम नहीं होने देंगे, इसको ऊंचाई उठाएंगे। बात छत्तीसगढ़ की करें तो राजधानी के गुढ़ियारी में रविवार दोपहर हुए सड़क हादसे में बीजेपी नेता सुनील दुबे की मौत हो गई। घटना के बाद वाहन चालक और कार जब्ती की कोई कार्रवाई नहीं होने से नाराज स्थानीय और समर्थकों ने हंगामा करते हुए गुढ़ियारी थाने का घेराव कर दिया। आरोपी वाहन चालक पर कोई एफआईआर दर्ज न करने से नाराज लोग थाने का घेराव करते हुए जमकर नारेबाजी करने लगे। पुलिस को हादसे का सीसीटीवी लाकर देने के बाद भी पुलिस टालमटोल करती नजर आई। बीजेपी की रायपुर जिलाध्यक्ष श्रीजन सुंदरानी भी थाने पहुंचे और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाया। करीब 3 घंटे तक थाने के बाहर तनाव की स्थिति बनी रही। काफी दबाव के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। गुढ़ियारी थाना प्रभारी के मुताबिक गुढ़ियारी के माता चौक के आगे हुई सड़क दुर्घटना में घायल एक्टिवा सवार सुनील दुबे की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस कार मालिक की पतासाजी कर जाँच कर रही है। तो ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। समर्थक थाने में हंगामा करते इस बात पर नजर आए कि पुलिस त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। दूसरी तस्वीर वो सीसीटीवी फुटेज है जब ये एक्सीडेंट हुआ और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक्सीडेंट हुआ है। सामने से आ रही बोलेरो ने टक्कर मार दी। इलाज के दौरान बीजेपी नेता की मौत हो गई। एफआईआर नहीं हुई थी। हमारे कार्यकर्ताओं ने आके नारेबाजी करी, यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग आए, तब एफआईआर लिखी गई। ये दुर्भाग्यजनक है। कड़े कदम उठाएंगे। 48 घंटे के बाद हम फिर आके थाने पे बैठेंगे, धरना देंगे, एसपी ऑफिस के पास बैठेंगे। आरोपी के घर पर दबिश दी गई। आरोपी घर से फरार है। शीघ्र वैधानिक कार्रवाई कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। मर्ग जांच हुआ, पंचनामा कार्रवाई हुई, उसमें समय लगा थोड़ा सा। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गाड़ी का नंबर को ज्ञात किया गया और ज्ञात होने के बाद अपराध पंजीबद्ध किया गया है। तहसीन जैदी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। तहसीन, बीजेपी नेता की एक्सीडेंट में मौत और उसके बाद कार्रवाई को लेकर लगातार समर्थक मांग कर रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई कहां तक बढ़ी आगे और बीजेपी का क्या स्टैंड रहने वाला है आगे? देखिए, जिस तरीके से कल एक दर्दनाक एक हादसा जो भारत माता चौक गुढ़ियारी इलाके में हुआ है, जहाँ पे एक बीजेपी नेता जो सुनील दुबे हैं, उनकी एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गाड़ी जो है उसने उनको रौंदा है, जिसका सीसीटीवी भी सामने आया। उसके बाद जो है
क्योंकि पूरे 12 घंटे लग गए। उनका आरोप है बीजेपी कार्यकर्ता और जो वहाँ स्थानीय लोग हैं, काफी लोकप्रिय नेता थे और उसको लेके ये काफी आक्रोशित थे वहाँ पे लोग। और जब 12 घंटे बाद भी, क्योंकि इनका आरोप था जो समर्थक लोग थे कि जिस तरीके से 100 रुपए का चालान नहीं देने पे गाड़ी जब्ती बन जाती है, लेकिन उसके बावजूद इतने बड़ा हादसा होने के बाद भी पुलिस जो है अभी तक ना तो सीसीटीवी निकाल पाई है और ना ही वो आरोपी को वाहन जब्त किया गया और ना ही उसकी गिरफ्तारी की गई। ठीक है, उनका कहना था कि ये जो जमानती मुचलके वाला मामला है, लेकिन ना तो पुलिस ने अभी तक उनकी वाहन को जब्त किया है और ना ही उनको अभी तक हिरासत में लेके मुचलके पे छोड़ा है। तो उसी बात को लेके आक्रोशित थे, क्योंकि पुलिस, इनका जो कार्यकर्ता थे, जो समर्थक है, उनका कहना है कि सारा जो सीसीटीवी वगैरह है, जो गाड़ी नंबर है, वो देने के बावजूद पूरे 12 घंटे बाद भी एफआईआर नहीं हुई, गिरफ्तारी तो बहुत दूर की बात है। उसी को लेके आक्रोशित जो थे लोग, स्थानीय लोग, वो लोग धरने पे बैठ गए वहां पे थाने में। आप जिस तरीके से देख पा रहे हैं हमारे दर्शक की काफी करीब 3 से 4 घंटे ये धरना वहां पे चला है और बहस हुई है वहां पे। और इसी बात को लेके जब वहाँ दबाव ज्यादा बना और उन्होंने जो कार्यकर्ताओं ने वहां से नहीं जाने की बात कही, तब जाके पुलिस ने इसमें एफआईआर की है और आरोपी को पकड़ने की बात की है। तो जिस तरीके से खुद जो श्रीचंद सुंदरानी, उन्होंने इस बात को कहा कि जिस तरीके से पुलिस जो लेट लतीफी और ढीलीपन कर रही है, तो उससे कहीं ना कहीं दबाव का संदेह जो है, उनका कहना था कि दबाव का संदेह जो है उसको जन्म देता है। लेकिन उसके बाद जो है पुलिस के जो टीआई है, उनका ही कहना था। बोलेरो चालक कौन है ये पता चल पाया तहसीन? देखिए, जिस तरीके से पुलिस का ये कहना है कि उस समय तक अज्ञात था, लेकिन ये जो कार्यकर्ता लोग हैं, समर्थक लोग हैं, उन्होंने जब आसपास के सीसीटीवी निकाले और जब उनको बताया तो वो स्कॉर्पियो गाड़ी निकली है, स्कॉर्पियो था। और उसी बात को लेके ये विवाद हुआ। वहां पे आक्रोशित लोग वहां पहुंचे थाने और उनका कहना था कि उसको जल्द से जल्द उसको हिरासत में ले, उसकी गाड़ी जब्ती करें। उनका ये आरोप था कि अगर इसमें उसको अगर गिरफ्तार नहीं किया गया और गाड़ी जब्ती नहीं की गई तो 48 घंटे का जो अल्टीमेटम दिया है, उसके बाद वो फिर से थाने में और एसपी ऑफिस में बैठने की बात उन्होंने चेतावनी दी है। जी, शुक्रिया तहसीन जानकारी के लिए। तो पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए लगभग 3 से 4 घंटे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कल देर रात गुड़ियारी थाने का घेराव किया और अब पुलिस का कहना है कि अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है, तलाश की जा रही है। चूंकि जो गाड़ी चालक है जिसकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ वो फरार बताया जा रहा है, ऐसा पुलिस का कहना है। बहरहाल अब पुलिस इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। राजधानी रायपुर में फिर चाकूबाजी की घटना सामने आई है। डगनिया तालाब के पास चाकूबाजी हुई। आरोपी युगल किशोर साहू ने आकाश राजपूत को चाकू मारा। घायल युवक को पेट में गंभीर चोट आई है। 3 घंटे की मशक्कत के बाद डॉक्टर्स ने ऑपरेशन करके चाकू को निकाला। फरार आरोपी युगल किशोर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। तो राजधानी रायपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद है। एक बार फिर चाकूबाजी की घटना हुई है। पेट में चाकू मारा गया। 3 घंटे की मशक्कत के बाद डॉक्टर्स ने ऑपरेशन करके चाकू निकाला। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर रायपुर में एक डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में करीब 8 लोग घायल हुए हैं। कार की टक्कर की आवाज से 2 बाइक सवार भी गिरे। राजेंद्र नगर थाना इलाके में यह हादसा हुआ है। मौके की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और मौके का जायजा लिया है उस वक्त पर हमारे संवाददाता तहसीन जैदी। राजधानी रायपुर समेत पूरे प्रदेश में कल से सड़क सुरक्षा महीना मनाया जा रहा है। उससे पहले आज रात जो एक बड़ी भीषण दुर्घटना सामने आई है, जो राजेंद्र नगर ओवरब्रिज पे ये हादसा हुआ है। तनिष्क ज्वेलर के सामने जो ओवरब्रिज है उसमें ये बड़ा हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि एक I-20 कार जो तेज़ रफ्तार से थी वो टिकरापारा तरफ से आ रही थी और तेलीबांधा तरफ जा रही थी। वो डिवाइडर से टकराई है। इसमें बताया जा रहा है कि 7 से 8 लोग इसमें सवार थे और जिस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि जो टक्कर है कितनी भीषण थी। ये डिवाइडर से टकराई है और डिवाइडर की भी हालत जो है पूरी चकनाचूर हो चुकी है। और उसके बाद ये जो सिविल लाइन थाना पुलिस है वो भी यहाँ पे मौके पे पहुँची है। इसमें बताया जा रहा है कि 7 से 8 लोग जो हैं वो यहाँ पे घायल हुए हैं। उनमें कई लोगों की जो है आप भी देख सकते हैं, ये जो इंजन जो गाड़ी से निकल के बाहर आया है ये इस हादसे का बयां कर रहा है कि जो टक्कर है वो कितनी भीषण रही होगी। ये हमारे साथ टीआई सिविल लाइन भी यहाँ पे मौजूद है। क्या आपको सूचना मिली थी और क्या अभी तक कार्रवाई की गई है? हम लोग को अभी कुछ देर पहले जानकारी मिली कि यहाँ पर काफ़ी बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। हम लोग, हमारा पूरा जो स्टाफ है मौके पर पहुँच गया है और हमने पाया कि यहाँ पर एक I-20 गाड़ी है
जो कि बीच रोड का जो डिवाइडर है उसको तोड़ते हुए और यहाँ पर एक्सीडेंट की है। गाड़ी का जो इंजन है वो करीब गाड़ी से 10 फीट दूर पर फेंका गया है। जितने भी उसमें पता चला है कि 7 लोग थे और सभी को तत्काल मेकाहारा हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। उनमें 3 लोगों की जो स्थिति है काफ़ी गंभीर है। कहाँ के हैं और कौन लोग हैं पूरी जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है। जिस तरीके से थाना प्रभारी शिवलाइन खुद इस बात को बता रहे हैं कि अभी ये जो 7 से 8 लोग इसमें घायल हुए हैं और जिनमें 3 की हालत गंभीर है। राजधानी रायपुर में कल से जो सड़क सुरक्षा महीना मनाए जाने की शुरुआत हो रही है, लेकिन उससे पहले एक बड़ा हादसा जो है राजधानी रायपुर में ये देखने में सामने आया है। कैमरामैन अनूप के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। तो बीते दिन की कुछ घटनाएं जो बताती हैं कि सावधानी कितनी जरूरी है, खासतौर पे सड़क सुरक्षा को लेकर। IBC 24 भी आप सभी दर्शकों से अपील करता है कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो यातायात के सारे नियमों का पालन करें, सुरक्षा के नियमों का पूरी तरीके से पालन करें। बहरहाल आज छत्तीसगढ़ में क्या कुछ खास रहेगा, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी स्टार जैन न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। स्टार, आज कौन सी बड़ी खबरें हैं जो सुर्खियों में रहेंगी? देखिए, सबसे बड़ी खबरों की बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का 2 दिवसीय असम का दौरा है। आज असम दौरे पर वो जाएंगे। वहाँ पर उनको कांग्रेस ने ऑब्जर्वर नियुक्त किया है अपनी पार्टी के आने वाले चुनाव के लिए। और असम दौरे के तहत सबसे पहले वो कामाख्या मंदिर जाएंगे, वहाँ पर कामाख्या देवी के दर्शन करेंगे और उसके बाद फिर दिन भर उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं और लीडर्स के साथ बैठ के रहेंगे। अलग अलग दिन भर का शेड्यूल उनका रखा गया है कि वहाँ किस तरीके से जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं उसके लिए वो वहाँ पर जो कांग्रेस की टीम है, कांग्रेस के लीडर्स हैं, कांग्रेस के जो नेता हैं, उन सब से मुलाकात करेंगे और रणनीति बनाएंगे और उस पर चर्चा होगी कि किस तरीके से कांग्रेस को आगे इलेक्शंस में काम करना है, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी उनको मिली है। छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से 2018 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था, उसके बाद से हमने देखा है कि लगातार भूपेश बघेल मुख्यमंत्री जो है उनका लगातार कद बढ़ता जा रहा है और इसी सिलसिले में एक बड़ी जिम्मेदारी उनको असम की दी गई है और ये उनका एक महत्वपूर्ण खबर रहेगी। इसके अलावा दूसरी बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के सभी जिलों में आज जिला इकाई की बैठक होगी। पिछले दिनों जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई थी उसमें यह निर्णय लिया गया था कि 22 तारीख को जो जेल भरो आंदोलन है भारतीय जनता पार्टी का, उसको लेकर उसके लिए रणनीति तय करने को लेकर 18 तारीख को सभी जिलों में एक बैठक रखी जाएगी जिला इकाइयों की और किस तरीके से इस आंदोलन को एक उग्र रूप देना है सरकार के खिलाफ में, इस पर रणनीति बनेगी। तो ये 2 प्रमुख खबरें हैं जिस पर लगातार हम अपडेट आम जनता तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया आपका स्टार जानकारी के लिए। तो सियासी हलचल कुछ इस तरीके की रहने वाली है। बहरहाल पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने प्रदेश सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ये प्रदेश वन मैन शो हो गया है। न विधायकों की सुनी जा रही है, न किसी मंत्री की, न ही आम जनता की, केवल एक आदमी का राज चल रहा है। प्रदेश में विधायकों की शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिए जाने के सवाल पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने ये बात कही। इस पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमारी सरकार तो विधायक मंत्री ही चला रहे हैं। उनके 15 साल के कार्यकाल में अधिकारी सरकार चलाते थे, उनके समय मंत्री विधायकों की नहीं चलती थी। महत्वपूर्ण मामले की गायब फाइल अधिकारी के लॉकर में मिली थी। पिछले कुछ दिनों से पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिल रही। ये प्रदेश वन मैन शो है, न मंत्री का, न विधायक का, न जनता का, किसी का नहीं सुन रहा। एक आदमी है अकेले अपनी राज चला रहा है, इसलिए किसी को दूसरे का सुनने का सवाल ही नहीं पैदा। हमारी सरकार को तो विधायक चलाते हैं, विधायक और मंत्री चलाते हैं। 15 साल में तो केवल अधिकारी चला रहे थे, उनके मंत्री विधायकों की चलती नहीं थी। मंत्री विधानसभा में जवाब देते तो फाइल मेरे पास नहीं है, वो एक अधिकारी के लाकर में था। सीएम भूपेश बघेल बलौदाबाजार में पलारी राज कुर्मी क्षत्रिय समाज के 75वें राज्य अधिवेशन में कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। सीएम का समाज के पदाधिकारियों और कांग्रेस नेताओं ने जोरदार स्वागत किया। उन्होंने समाज के पूर्वजों को श्रद्धासुमन अर्पित कर सम्मेलन का शुभारंभ किया। सीएम ने वडगन गांव में संचालित शासकीय महाविद्यालय के भवन निर्माण और कुर्मी समाज के सामुदायिक भवन के लिए 35 लाख रुपए स्वीकृत किए। उन्होंने प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को समाज की ओर से सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में नई सरकार के गठन के बाद धान खरीदी की मात्रा और किसानों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। 3 साल पहले जहां केवल 15 लाख किसानों से धान खरीदी होती थी, वहीं आज 21.5 लाख किसान समितियों में धान बेच रहे हैं।
समाज के लोग आमंत्रित करते हैं, उसमें जाते हैं तो समाज में जो समरसता है, भाईचारा है, प्रेम है, ये बना रहना चाहिए। और एक हमारे समाज, छत्तीसगढ़ी समाज जितने हैं वो सब कृषि से जुड़े हुए हैं, तो कृषि के बारे में, अभिधान खरीदी के बारे में भी बात हुई, सारी बातें स्पष्ट हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू रविवार को साहू समाज के संभाग स्तरीय सम्मेलन में शिरकत करने महासमुंद पहुंचे, जहां उन्होंने युवक युवती परिचय सम्मेलन के साथ 3 पुस्तकों का विमोचन भी किया, जहां विभिन्न पार्टियों के कई बड़े नेता भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। साहू समाज की मांग पर मुख्यमंत्री ने 3 घोषणाएं भी की। मुख्यमंत्री ने रायपुर संभाग के 5 जिलों के सामाजिक भवन के लिए 20-20 लाख की घोषणा की। सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में तेलघानी बोर्ड बनाने की घोषणा के साथ राजिम मेला के लिए 54 एकड़ भूमि और 50 लाख की घोषणा भी की। पूरे कार्यक्रम में सबसे दिलचस्प माहौल तब बना जब मुख्यमंत्री ने कसडोल के विधायक को अपनी बेटी बताते हुए विवाह के लिए परिचय कराया। कोरोना में जहां स्वास्थ्य विभाग है, पंचायत विभाग है, उसके साथ साथ पुलिस कर्मियों ने और पुलिस के अधिकारियों ने, गृह विभाग ने जो काम किया है वो सचमुच में प्रशंसनीय है। और उस कोरोना काल में जो संकट के समय में जो हमारे पुलिस के जवानों ने जो काम किया है उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। पुराने भोपाल से कर्फ्यू हटा लिया गया है। देर रात कलेक्टर ने आदेश जारी किया। कल दिन भर 3 थाना क्षेत्र में कर्फ्यू रहा। उपद्रव की आशंका के चलते प्रशासन ने कर्फ्यू लगाया था। बता दें कि आरएसएस ने केस जीतने के बाद जमीन पर पोजीशन ले लिया है। आरएसएस ने जमीन पर फेंसिंग कर दी है। सुधीर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। सुधीर, अब कर्फ्यू की कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती? ठीक है, बिल्कुल। कल देर शाम भोपाल कलेक्टर की ओर से जो आदेश जारी किए गए हैं, धारा 144 जो पुराने शहर के अंदर लगाई गई थी 3 थाना क्षेत्रों के अंतर्गत, उसको हटा लिया गया। और खासकर अगर बात करें तो जिस जमीन को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई थी, कोर्ट से संघ की जो संस्था है केशव ब्रिटन, वो उसने केस जीता था और उसके बाद में तार फेंसिंग का काम कल इस संस्था के पदाधिकारी के द्वारा यहाँ पर किया गया था और एहतियात के तौर पर प्रशासन ने कर्फ्यू लगाया था। कल दिन भर पुलिस की पहरे के अंदर तार फेंसिंग का काम यहाँ पर होता रहा और लोग अपने घरों में रहे। पुलिस के द्वारा बार बार ये अपील की जाती रही कि चूंकि धारा 144 लगी है, लिहाजा लोग अपने घरों में ही शांति पूर्वक रहे। और देर शाम तक तार फेंसिंग का काम पूरा होने के बाद में देर रात भोपाल कलेक्टर ने इन सभी थाना क्षेत्रों से धारा 144 और जो कर्फ्यू था, घोषित कर्फ्यू था, उसको हटा लिया और इस बात पे आदेश जो है वो कलेक्टर की ओर से जारी भी कर दिए गए। शुक्रिया आपका सुधीर जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से आपको बताते हैं कि राजधानी रायपुर में चाकूबाजी की जो घटना हुई है वो डंगनिया तालाब के पास हुई है। आरोपी युगल किशोर साहू ने आकाश राजपूत को चाकू मारा। घायल युवक को पेट में गंभीर चोट आई है। 3 घंटे की मशक्कत के बाद डॉक्टर्स ने ऑपरेशन करके चाकू निकाला है। और ये तस्वीरें जो आप एक्सरे की रिपोर्ट देख रहे हैं, यहाँ पर चाकू फंसा हुआ था जिसे निकाला गया है। डंगनिया तालाब के पास चाकूबाजी हुई है। युगल किशोर नाम के आरोपी ने आकाश राजपूत को चाकू मारा, जिसकी एक्सरे रिपोर्ट आप देख रहे हैं। डॉक्टरों ने 3 घंटे की कड़े मशक्कत के बाद युवक के पेट से चाकू निकाला है। राजधानी में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं। बेखौफ होकर चाकूबाजी की घटनाएं कर रहे हैं लोग और ऐसे कई मामले हैं जो चाकूबाजी के पिछले दिनों दर्ज किए गए हैं। ये एक गंभीर मामला, बेहद गंभीर मामला, जहां सीधे चाकू एक युवक के पेट में घुसा दिया गया और डॉक्टर्स ने कड़ी मशक्कत के बाद 3 घंटे मशक्कत के बाद चाकू को उसके पेट से बाहर निकाला है। तहसीन हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। तहसीन, ये कोई पहली घटना नहीं है। चाकूबाजी की लगातार बढ़ती घटनाओं के बीच एक बार फिर, और वो भी ऐसे इलाके में जहां से ऐसी अमूमन खबरें आती हैं, डंगनिया तालाब के पास, डॉक्टरों को कितनी मशक्कत करनी पड़ी और पुलिस अब क्या कार्रवाई कर रही है? देखिए, ये एक बड़ा सवाल राजधानी रायपुर में है कि ये चाकूबाजी पे पुलिस जो है उसमें कमी जरूर ला रही है लेकिन अंकुश नहीं लगा पा रही। लेकिन जिस तरीके से एक बड़ी घटना एक और सामने आई है, ये डंगनिया तालाब की घटना, देर रात की घटना बताई जा रही है। यहाँ पे ये एक आकाश राजपूत नाम का ये युवक है, इसको चाकू मारा गया है। युगल किशोर साहू है, इनके बीच में कोई पुरानी रंजिश जो चल रही है, गर्लफ्रेंड को लेके विवाद इनके बीच में चल रहा है। उसी बात को लेके ये बताया जैसे जा रहा है कि उसमें विवाद चल रहा था और ये कल
फिर इनमें विवाद हुआ है। विवाद होने के बाद ये जो आरोपी युवक है युगल किशोर साहू, इसने इसको चाकू मारा है और चाकू मारने के बाद अंदर जो चाकू रह गया उसका जो हत्ता जो होता है वो बाहर रह गया। जिस तरीके से हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, जो एक्सरे रिपोर्ट में साफ दिखाई दे रहा है कि वो जो चाकू जो है वो अंदर फंसा हुआ है और उसके बाद इसको एक निजी अस्पताल जो पास के वहाँ ले जाया गया और वहाँ डॉक्टर ने करीब 3 से 3.5 घंटे, जिस तरीके से डॉक्टर से हमारी बात हुई, कि उसका ऑपरेशन करके सर्जरी करके उसको चाकू को बाहर निकाला गया है। काफी कठिन काम था क्योंकि काफी अंदर तक वो चाकू चला गया था, रीढ़ की हड्डी तक चला गया था। अभी फिलहाल उसकी हालत जो है वो अभी चिंताजनक बनी हुई है और उसको आईसीयू में रखा गया है। लेकिन ये एक बड़ी घटना है क्योंकि पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी अभी 2 दिन पहले की बात और पुलिस अब इस पूरे मामले में सख्ती से कार्रवाई करेगी, इस बात का इंतजार है। शुक्रिया आपका तहसीन जानकारी के लिए। चित्रकूट में दिन दहाड़े डबल मर्डर होने से लोग दहशत में हैं। अज्ञात बदमाशों ने युवती को गोली मारकर हत्या कर दी। सतना चित्रकूट मार्ग पर रजौला के पास दोनों के शव मिले हैं। मृतक युवक अनुज दीक्षित हमीरपुर और मृतका प्रिया सिंह सतना के अमौधा के रहने वाले हैं। वहीं सतना के ही कोलगवा थाने क्षेत्र के बढ़ैया में एक महिला का तलवार से हाथ काट दिया गया। महिला को गंभीर हालत में सतना जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। जिस वक्त ये घटना हुई, महिला घर पर अकेली थी। घर के पास की एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में मामले के फुटेज कैद हुए हैं। फुटेज में घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी भागता हुआ दिखाई दे रहा है। उमरिया जिले में गैंगरेप के पनाहगार बने सिद्धिविनायक ढाबे को जिला प्रशासन ने जमींदोज कर दिया। जेसीबी मशीन बुलाकर प्रशासन ने कार्रवाई की। इसी ढाबे में नाबालिग को बंधक बनाकर 7 आरोपियों ने दरिंदगी की थी। 13 साल के नाबालिग के साथ ये वारदात हुई थी। वारदात के बाद पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस घटना को लेकर लोगों में जबरदस्त आक्रोश दिखा था और अब प्रशासन ने उस ढाबे को ढा दिया जहां वारदात को अंजाम दिया गया। सिद्धिविनायक ढाबा है जो शासकीय जमीन पर इसने काफी आगे बढ़कर अतिक्रमण कर लिया था, उसको आज हटाया गया। किरंदुल में रविवार को 7 बजे अपोलो स्टाफ की मीटिंग के दौरान एनएमडीसी कर्मचारी ने लैब टेक्नीशियन सुनील शार्दुल के साथ मारपीट की। इसके बाद चिकित्सक सहित अपोलो स्टाफ और संयुक्त खदान मजदूर संघ ने दोषी पर कार्रवाई की मांग के साथ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। वहीं एसकेएमएस से ने न्याय नहीं मिलने तक एनएमडीसी का उत्पादन बंद करवा दिया। नाइट शिफ्ट जाने वाले सभी कर्मचारी और बसों को चेक पोस्ट पर रोक दिया गया। काफी हंगामे के बाद एनएमडीसी ने मारपीट के आरोपी कर्मचारी को निलंबित करने के लिखित आदेश के बाद ड्यूटी पर लगी बसों को रवाना किया गया। पीड़ित लैब टेक्नीशियन के मुताबिक एनएमडीसी कर्मचारी विजय शर्मा ने अचानक मारपीट शुरू कर दी। उसने बीच बचाव कर रहे सहकर्मियों को भी नहीं बख्शा। एनएमडीसी कर्मी की पत्नी भी अपोलो में कार्यरत है, जिसे मानसिक तनाव देने का आरोप कर्मचारी लगा रहा था। साथ की बड़ी बात में आज के लिए बस इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में खबरों का बुलेटिन हमार बानी हमर गोट श्रवण के साथ।